यानी कि इसके अंदर 5 अध्याय थे। किसके अंदर? इस पार्ट में। अब ये सवाल उठता है कि पार्ट ये कहाँ तक है? पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 तक जाता है। कहाँ तक? 52 से 151 तक जाएगी पढ़ना। जैसे सबसे पहले क्या कार्यपालिका है। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? 52 से आर्टिकल 78 तक है। कहाँ तक? 52 से 78 तक। फिर संसद इसी में आती है। संसद 79 से 122 तक आती है आर्टिकल। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति इसी में है अलग से। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ये या कि विधायी शक्ति अध्यादेश होगी। राष्ट्रपति विधि का निर्माण करता है, आदेश देता है, अध्यादेश। ये कहाँ है? आर्टिकल 1 to 3 में 123। फिर इसी में आपको मिलेगा संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका 125 से 147 होना चाहिए। 125 से 147 तक। इसके बाद है कल आपका होमवर्क था। वो होमवर्क में क्या था? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कहाँ 148 से लेकर के 157 158 से 130। इसमें सिर्फ एक ही जो है क्या कहते हैं आर्टिकल है, बाकी तो सब अधिक नहीं है। अगर आप इसमें देखा जाए कि कहाँ किसकी महत्ता अधिक होती है तो आप समझिए कि कार्यपालिका को सबसे पहले पढ़ना। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री हो जाएगा, आपका पीएम भी आ जाएगा, और फिर महा न्यायवादी। इतने आएंगे, ध्यान रखिए। अब ये कहा जाए कि सब इसमें क्या छोड़ा जा सकता है तो हम कहेंगे देखिए छोड़ सकते हैं, तो इसी बात नहीं। बहुत सारी चीजें बहुत कम में है तो आप कम में काम कर सकते हैं। हाँ, एक इसी के साथ और जोड़ सकते हैं क्या? संसद का कार्य संचालन, ये भी इसी का हिस्सा है ना? यस सर। हाँ, इतनी बातें यहाँ ठीक। ये ग्राफ नहीं बना लीजिए, उसी नोट्स को पलट के बना लीजिए पीछे। नहीं तो हाँ, उसी नोट्स बना लीजिए, नोट्स आपको दिया गया है, उसी पीछे पलट के ग्राफ बना लीजिए कि आप जानिए तो जल्दी कर लीजिए। जब आपको शुरू करेंगे राष्ट्रपति बता दीजिए आपको। ये बात समझिएगा, ये नोट बहुत अच्छा है। ये पूरा लक्ष्मीकांत इसको ही कॉपी किया गया है, ये जो आपके हाथ में है। इसको आप पढ़ रहे हैं, घटना से साल कर लीजिए, जो पढ़ लीजिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान आपको लगेगा कि हमारे पास नोट ये रही। इससे कम जानोगे तो नंबर नहीं पाओगे, इससे कम आपको नहीं। एक रंजीत 100-150 का आता है, स्टैंड होता है, कहीं ला करके इसी में से ड्रिल करवा दो, इसी बोर्ड ठीक सामने।
कहाँ 12 से लेकर के 35 तक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर P4 जो आपका है, जो DPSP है, ये 36 से 51, ये क्लियर होना चाहिए। फिर आपका P4A, इसमें जाएंगे तो 51 है आपका। मतलब अगर यहाँ तक आप छोड़ते हुए अच्छे से तैयार हैं, किसी आर्टिकल में नहीं फंसते हैं, इसके साथ एक कनेक्ट क्या है, इसके पहले उद्देशिका है, यानी जो प्रेम्बल आपका, यदि आपको इतनी चीजें संविधान में आती हैं ठीक से आ जाए तो ये समझिए कि हम किसी भी एग्जाम का 50% क्वेश्चन कवर करते हैं। मतलब इतना अगर आपको ठीक से आ रहा हो तो 50% क्वेश्चन हमेशा कमीशन का आपकी मुट्ठी में बंद है। ऐसा भी हो सकता है कि 100% बंद हो जाए, ये भी चांस रहता है। कैसे 50% मैं कह रहा हूँ, लेकिन 80 और 100 का पहुंच जाता है जब अधिकतम सवाल यही से आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट 4A के बाद देखिए 2 सवाल पूछे जाते हैं 20 सवाल में से, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सिचुएशन में 50% सवाल यहाँ से आएगा आपके सामने, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो इसके कई आर्टिकल कनेक्ट होते हैं, है ना। मतलब इतना आपको आना चाहिए, अगर ये आ गया है तब तो संविधान समझ आ चुका है, नहीं तो कोई बात नहीं, और नहीं आया है तो समस्या में आप हैं। क्या आर्टिकल 52 है, 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कह देता है ना। इसमें और कुछ नहीं है। अब बात होता है कि राष्ट्रपति होता है तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसा कहने का संविधान प्रावधान क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि राष्ट्रपति। पहली चीज तो ये है कि शुरू से आप आएंगे तो पहले में भूभाग है, दूसरे में वहां के रहने वालों का प्रमाण पत्र है नागरिकता का, भाग 3 में जो वहां नागरिक रह रहे हैं भूभाग के उनकी अधिकार हैं, और भाग 4 में सरकार का उनके प्रति कर्तव्य है, फिर उन नागरिकों का 4A कर्तव्य है। अब जब वो रह गए तो लड़ेंगे भिड़ेंगे तो उनके लिए बीच में राजा होना चाहिए, कि हम राजा की लड़ाई झगड़ा कैसे निपटेगा, ये सब के लिए राजा की जरूरत थी। तो राजा कौन है, राष्ट्रपति है, क्योंकि यह क्या है, देश का संविधान के अनुसार प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक कहलाता है। कौन, हमारा राष्ट्रपति। तो 52 में कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब कई नहीं होंगे, इसीलिए उसने एक शब्द का प्रयोग कर दिया कि क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का क्या होगा, प्रमुख होगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को क्या कहा जाता है, राज्य ही कहा जाता है। अब इस नोट्स को जब आप देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 52 भारत का एक राष्ट्रपति भारत, और फिर कह रहा कि राष्ट्रपति के लिए क्या है व्यवस्था, कह रहा भारत के संविधान के तहत भारत राष्ट्रीय देश में क्या है, सर्वोच्च निश्चित पद धारण करता है। क्या सर्वोच्च निश्चित पद धारण करता है, संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। अब एक सवाल होता है कि राष्ट्रपति किन उपबंधों के अधीन निर्वाचित होता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार निर्वाचित होता है। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो संविधान में तो बंधित है, उसके अलावा और कहाँ प्रोविजन किया गया उसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के उपबंधों द्वारा संपूर्णित किया गया है एवं नियमों के अधीन उक्त अधिनियम राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के आयोजन के सभी पहलुओं को विनियमित करने वाला एक संपूर्ण नियम संग्रह का निर्माण करता है। राष्ट्रपति तिथि से 5 वर्ष के उत्तर धारण करेगा, जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा, तो अलग आगे की बात है। ये बात आपको 56 में मिलेगा जो कह रहा है। लेकिन बस यहाँ एक बात है कि राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च नागरिक है, जिसमें हमारे इस लोकतंत्र की आत्मा बसती है। इसमें बहुत सारे शब्द का यूज आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी के नाम से अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति के नाम से हमारे यहाँ सारे कार्य करते हैं, कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं।
यानी वो राष्ट्रपति क्या है, भारत सरकार है। फिर एक आर्टिकल आया उसमें कह रहा कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी जो आर्टिकल 53 है 53 इसमें ये कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, संघ की। केंद्र की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, किसमें वेस्टेड है, राष्ट्रपति में ही निहित है। यानी प्रधानमंत्री मंत्री जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह जानते क्या करता है, अपने इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। अब अधीनस्थ कर्मचारी कौन है इसमें, अरे वही है पीएम भाई, पीएम और मिनिस्टर लोग तो है ना, वही काम यह करते हैं। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। बात ध्यान रखिएगा। अब ये बात तो होगी कहा 53 की बात मैंने किया था, इसमें यही बात कहा भी गया है, नोट्स में एक बात छोड़ दिया गया। इसी 53 में एक बात है, कहा 53 में कहता है कि कौन, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। किसका, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। यानी आप कह सकते हैं कि क्या है, कमांडर है किसका, हाँ सेनाओं का। अब एक बात ये भी जब कहेंगे सर ऐसा तो नहीं, तो कि आपने कहा 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, वह उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीन कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। अरे अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है, जाने रहिएगा। उस आर्टिकल में लिखा गया कि अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करेगा, और ऐसा ही वो करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। बात समझे। अब इन दोनों आर्टिकल समझ गए हो तो अच्छा, क्योंकि यहाँ बाबा पूछा जाता है आपसे सवाल, तो दिक्कत नहीं। मैंने क्या लिखा, 53 नहीं, रॉन्ग। ये 53 की बात है, गलत नहीं। 53 एक में हो, 53 में है। क्योंकि ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति है। ये निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ध्यान रखो 53 उसका पसंद किया गया। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहाँ कहा गया, 53 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है। यानी किसका बात कर रहा है, निर्वाचन मंडल। यहाँ आप लिख सकते हैं यह क्या कर रहा है, किसकी बात, निर्वाचन मंडल की। जो आर्टिकल कहाँ उसकी फॉर्म है, क्योंकि इसका आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल आपको यहाँ याद करना पड़ेगा कि 54 में क्या कहा गया। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के समूह से होगा। यानी निर्वाचक गण जो इलेक्ट करेंगे, तो निर्वाचक गण होंगे कौन, ये बात करता है। तो कहता है कि देखो भाई इसमें जो है ना,
संसद कहता है संसद, और संसद में एलएस और आरएस, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। फिर कहता है कि राज्य विधानसभा सदस्य। यहाँ कहीं कहीं विधान परिषद भी है, उनका मतलब यानी यहाँ किसकी बात खाली हो रही है, एमएलए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एमएलए की, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी नहीं जाता है, एमएलसी मतलब विधान परिषद, वो लोग इसके चुनाव में नहीं जाते। कौन जाता है, राज्य विधानसभा सदस्य ही जाते हैं चुनने के लिए। अब बात ये उठा कि हमारे यहाँ ये किन राज्यों की बात कर रहा है, तो ये सामान्य राज्य की बात कर रहा है। सामान्य का मतलब कौन, 28 और 36 राज्य हमारे यहाँ, अब 28 और प्लस 8 हमारे यहाँ वास्तव में सामान्य राज्य हैं। ये बात कौन बताता है, हमारे यहाँ शेड्यूल 1 बताती है, और संविधान का सूची 1 बताता है कि संघ क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है। तो ये है राज्य क्षेत्र यानी सामान्य राज्य, और 8 जो बच रहे हैं वो सब क्या है, वो संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ ये 8 हैं। उन 8 में दो कब बने हैं, 2020 के आसपास। 2020 में एक संशोधन 2019 में आया था और संसद ने लाया, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया था, 2 संसदीय राज्य बना दिया। नहीं तो हमारे यहाँ तो उस समय 7 थे, 7 के आगे इसको देखिए 9 हो गए थे, दोनों बने ही, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो 9 हो गए, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली को दोनों मिला के कर दिया गया। तो हमारे यहाँ इस समय यूनियन टेरिटरी कितने, 8 हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में या निर्वाचन गणों में क्या संघ शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, आप तो सवाल कर सकता है ना। या हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव में संघ शासित राज्यों को जो है निर्वाचन समूह में कब शामिल किया गया, ये सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है। ये नया सवाल, आप घिसा पिटा बात जानते हैं, कोई सी बात, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि ये तो सामान्य राज्य है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी राज्य की बात किया जाए, यूनियन टेरिटरी स्टेट की बात किया जाए, यूटीज की बात किया जाए, तो कौन है वो यूटीज, दिल्ली, पांडिचेरी, कौन है, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू आने वाला है, वो भी आ रहा है, उसको संशोधन करने के कार्य लगे हुए हैं। दिल्ली और पांडिचेरी 2 की बात की, 2 राज्यों को रखा गया। तो कहा कि अभी सवाल करता है कि यूनियन टेरिटरी, कहा कि संघ भारत के राष्ट्रपतीय चुनाव में संघ शासित राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। फिर नीचे लिख रहा है क्या, दिल्ली और पांडिचेरी की राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन समूह का हिस्सा बने हैं। और तीसरा लिख रहा है क्या, दिल्ली और संघ शासित, दोनों संघ शासित राज्यों के विधानसभा के सदस्य 1/6/1995 से राष्ट्रपति के निर्वाचन समूह के भाग हैं, या शामिल, जो भी कह दीजिए आप। अब आप तो इन दोनों को जानते हैं, 70वां संविधान संशोधन भी जानते हैं, लेकिन दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपतीय चुनाव के हिस्सा बने कब, 1 जून 1995 से, उसके पहले नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि 1992 का संशोधन है, 70वां 1992, क्या समझे आप? हाँ, 70वां 1992, ध्यान रखिएगा। हाँ बता रहे भाई, 70वां संविधान संशोधन 1995, लेकिन यह संशोधन लागू कब हुआ, 1 जून 1995। इसलिए ये माना जाता है कि इन दिल्ली और पांडिचेरी के रियल में 1 जून 1995 से ही क्या अनुमति मिली है, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने। और समझ गए। अब एक बात और समझिए मेरी, इससे सवाल है नहीं 54 में। अब इसमें एक बात उठता है कि इसमें ठीक है संसद और राज्य विधानसभा और यूनियन टेरिटरी है ना, ये सब, लेकिन कहता है क्या, ये इलेक्टेड होंगे, यानी कि निर्वाचित लोग होंगे भाई, यानी कि जो क्या होंगे,
जो चुन के आए हैं जनता के द्वारा उनकी बात की जा रही है। जो नॉमिनेटेड हैं किसी के द्वारा वो नहीं आ सकते, वो इसका हिस्सा नहीं। समझ गया? हाँ सर ये जैसे दिल्ली है, ये हम लोग की राजधानी, इसलिए इसको रखा गया, तो पांडिचेरी को क्यों रखा गया? क्या चीज? मतलब इसमें विधानसभा सदस्य ये कोई तर्क नहीं, मतलब हमारी राजधानी को रख दीजिए। जम्मू कश्मीर तो राजधानी नहीं हुई तो होने जा रहा है, इसी में आ रहा है। मतलब और कैसा कोई नहीं विशेष कोई सब कोई विशेष रीजन नहीं कि पांडिचेरी रख दिया। दादा नजर हवेली में 21 सीट में तो क्या करें, छोटा है जो बहुत छोटा पड़ जाएगा, नहीं रखा जाए। दिल्ली में 3 सीटें दिल्ली और पांडिचेरी बड़ी, लोकसभा सीट कम, विधानसभा सीट कम रहे, जिसका परिक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र छोटा होगा तो उसको नहीं रखा जाएगा। लक्षद्वीप को नहीं रखा गया, लक्षद्वीप बिखरा हुआ है। अंडमान निकोबार को कभी शामिल किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि मतलब अब ये प्रयास हमारी सरकार का होता है कि संघ शासित राज्यों की संख्या घट जाए और सामान्य राज्य संख्या बढ़ जाए। जैसे इसे तो 2 कर दिया गया, दमन दादरा मिला एक साथ कर दिया। ऐसे जम्मू कश्मीर को अलग क्यों किया? जिसमें रीजन था उसको एक ही राज्य बना के रखा जाता, लेकिन वहाँ 2 समूह बसते हैं। जो लद्दाख वाले वो आतंकवादी हैं और जो कश्मीर घाटी में बसते हैं वहाँ अलगाववादी थे। अब देखिए उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन जो जम्मू वाले हैं वो कैसे हैं? जो कश्मीर में अलगाववादी और जो जम्मू में बस रहे हैं, जम्मू में बसने वाले क्या है? वो लोग भारत सरकार को मानते कि हमारी सरकार है, और कश्मीर घाटी में जो रहते मानते कि सरकार मानना है। वो अलगाववादी सोच के अलग हो जाए। और लद्दाख और जब कश्मीर दोनों एक साथ मिलते थे तो आतंकवाद पैदा हो जाता था। अब शायद लद्दाख पूरा पड़ोसी बसा हुआ है, तो ऐसे छिटपुट हो तो वहाँ नियंत्रण सरकार को हो नहीं पाता। सरकार ने सोचा क्यों ना इसे हम यूनियन टेरिटरी बना दें। जब यूनियन टेरिटरी बनाएंगे सेना सीधे उतर जाएगी जब चाहेंगे हम। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो अपने बस में कुछ चीजें चलाता है अपने अनुसार। जैसे कि पश्चिम बंगाल में सरकार चाहते ना, मतलब कुछ चाहती भी है तो बेहतर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा उंगली किए रहता है उसी काम में, तो उसके देशों को नहीं मानता। जबकि ऐसी बात है यहाँ कि अगर किसी सिचुएशन में अनुच्छेद 257 आर्टिकल 257 ये कहता है कि अगर कौन भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन, निर्देशों का अनुपालन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है तो ऐसे स्टेट में 356 ला करके राष्ट्रीय शासन को रूल किया जा सकता है। ऐसा कहता है। कौन कहता है? संविधान कहता है। लेकिन नहीं करते हैं तो बार बार कौन जाए राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए? तो छोटी मोटी चीज गलतियां होती रहती हैं। अच्छा यूनियन टेरिटरी है तो होम मिनिस्टर उसका स्वामी है, वहां पुलिस उतर जाएगी तो कौन सेना आ जाएगी, उसको ले लेना आसान होगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ऐसा किया जाता है। पांडिचेरी एक ऐसा स्टेट है जो भारत के 3 राज्यों में बिखरा हुआ है। अगर आप भूगोल पढ़े हो तो आप जान सकते हैं कि वह 3 राज्यों में बिखरा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा और तर्क नहीं है कि हाँ, लेकिन इनको स्थान दिया गया किसे? दिल्ली और पांडिचेरी को। पांडिचेरी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसे फ्रांसीसी खिड़की कहा गया। इसी फ्रांसीसियों का ये कह सकते हैं कि जब यहाँ आए थे भारत में तो उन्होंने पांडिचेरी की कब्जा किया था और पांडिचेरी को कब्जा भी किया था। प्रत्येक ये बिखरा हुआ है। तो ये इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो काम आपका हो गया। कहा जाए कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपतीय चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ 1 जून 1950। सवाल चेंज क्या? दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपतीय चुनाव में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। किस संशोधन से? 17वां 19वां। जिसको चाहो उसको रुला दो, रियल में जिसको चाहो उसको रुला दो। संविधान इजी नहीं, ये अच्छी जाए, ये आसान नहीं। ये लोग कहते बहुत आसान है, हम वैसे ऐसे, अरे तो बताओ तो आसान है। ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे शहर में संविधान पढ़ने वाली संख्या बहुत अधिक संख्या में। जहाँ टीचर मिलेगा संविधान पढ़ाते हैं, पढ़ा देंगे कि प्रधानमंत्री का शपथ अनुसूची कहाँ बताओ थे, कौन अनुच्छेद बता देते कोई? हम तो ध्रुव पूछा तो आप कहने आए थे, कहा कि सब प्रधानमंत्री को शपथ नहीं, राष्ट्रपति को
हाँ, कहा कि राष्ट्रपति को शपथ अनुसूची 3 में दिलाई जाती है। तो ऐसा है ही नहीं, शासन है उसका। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, पढ़ा देते हैं लोग, बच्चे पढ़ भी देते हैं, बच्चे गधे होते हैं मेरे अनुसार। टीचर क्यों चैलेंज करते भाई, गलत बात। आप भी तो आँख खोल के रखो, या बन के रहो काम ये चीज। तो ऐसे पढ़ा देते हैं, बहुत अंडरमंड चीज पढ़ा देते हैं टीचर, और बच्चे से खुश वो नहीं जान पाते, बहुत कुछ नहीं जानते। हमारे सामने आएंगे तो कहेंगे, पूछे सवाल कहेंगे आप तो पीछे लेवल सवाल कर रहे हैं, और एग्जाम में दे पढ़ के पता लगा तो लेवल का सवाल आ रहा है। एक लड़की ही आई जिनके पार्टनर रही साली भर में, तो उससे सवाल कर लिए, तो कहा सर पीछे लेवल क्वेश्चन करते हैं, आपके साथ कठिन सवाल। अनुच्छेद 32 आपको ना आए तो कठिन सवाल है क्या ये? ये क्वेश्चन है। अच्छा, लोग आसानी करके समझाने को आता है, जितना जने फैजाबाद हमको मिले करके समझाने का आवत है, उतना जने हमेशा रोई दिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर। हमको उड़ा देते, कहते बताओ तो 2-4 सवाल तो हो ही जाए भैया। तो यहाँ तक आपको समझ मेरी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अब है समस्या, वो तो बताओ भाई की बहन है पढ़ते समस्या नहीं, पढ़ना हो तो हाँ दी हुई है, नहीं तो बताओ तो पढ़ने इस समय खाना क्या बना सकती था है, कौन बनाता छोटी हमारा बनवाओ तूने बता पाती हो? चली गई उनके साथ हम की घर ही सब करती क्यों सफाई रहती है। निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। कहता है कि भाई देखो, दो बात है। पहले कहता है कि भले ही राज्य कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, उससे मतलब नहीं है। कहता है कि भले ही जहां तक साध्य हो, जहां तक मतलब संभव हो, क्या संभव हो, निर्वाचन में शामिल प्रतिनिधियों के मत मूल्यों में एक रूपता। अब आप देखिए मतलब क्या, समान कह सकते हैं क्या आप, एक शब्द अगर कहा जाए कि जो लोग वोट देंगे जिन राज्यों से, भाई राज्य से ही कौन आएगा, राज्य से ही लोकसभा के सदस्य आएंगे, और राज्यसभा के भी प्रतिनिधित्व सीटें निश्चित है राज्यों में, और विधानसभा से कोई आ रहा है तो इन सबका मत मूल्य होता है। लेकिन कहता भले विभिन्न राज्य हो, किसी जनसंख्या कम हो, किसी राज्य में लोकसभा के मेंबर अधिक हो, कई विधानसभा के मेंबर अधिक हो, तो कहता है कि भले भिन्न भिन्न है, लेकिन जो उनके मत मूल्य हैं उनमें एक रूपता होगी। उसके लिए उसने क्या किया, एक क्या बना लिया है, एक बनाया है उसने क्या, फार्मूला कि मत मूल्य कैसे जानोगे। अब ये तो बात थी 55 लिखा ना, 55(1) की, तब जब 55(2) में जाइए ना तो उसी में बताता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। वास्तव में निर्वाचन की रीति जब बताया गया 55(2) में, 55(1) में नहीं बताया गया है। निर्वाचन कैसे होगा तो कहता है बेटा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाएगा। एकल संक्रमण मतलब
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। कैसे? यानी कि एक मतदाता सभी प्रत्याशियों को क्रमवार मतदान करेगा। हमारी भाषा में मतलब एक ही मतदाता क्या क्रमवार करेगा। जैसे कैसे क्रमवार? जैसे कि मान लीजिए ए, बी, सी और डी 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मत किसे देना है? विनीत को। विनीत क्या है? मतदाता है। क्या है? ये मतदाता है, यानी चाहे लोकसभा के मेंबर न मानो, चाहे राज्यसभा मानो, चाहे एमएलए मानो, जो भी आप मानो। अब ये वोट किसको देंगे? अब मान लीजिए इस पर किस पार्टी? बीजेपी से है और बीजेपी का कैंडिडेट राष्ट्रपति में कौन है? ये है। तो इनको एक को तो वोट देना ही देना है। ये नहीं कह सकते हम खाली एक वोट देंगे, हम बाकी लोगों को वोट नहीं देंगे ना। आप सबको देंगे, क्रमवार देंगे। क्रमवार देके दिखा। क्रमवार कैसा? अपने प्रत्याशी को नंबर 1 लगा देंगे, उसके साथ 1 लिख देंगे नाम के। बी मान लीजिए कम लोकप्रिय है तो उसको कहेंगे ना तीसरा नंबर दे। सीट पाएंगे ठीक ठाक कहेंगे ना दूसरे पे रखा, और जो डी वाले कहेंगे कि चौथे नंबर पे रखा। ये होता है। आपको वोट तो देना सबको, लेकिन आपको वोट किसे देना? अपने प्रत्याशी को आपको बताया जाएगा कि आप नंबर 1 वोट देंगे, नंबर 2 देंगे, क्योंकि विवाद इसमें भी होता है। कभी कभी पार्टियां जिन्हें चुनाव जीतना रहता है डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग नंबर 2 पे ज्यादा चले जाएं तो नंबर 1 वाले वोट से हार जाए हमारा प्रत्याशी। तो बीजेपी कुछ पर अपने वोटरों को क्या कह देती है कि आधे लोग नंबर 1 अपने प्रत्याशी को वोट दियो और आधे लोग नंबर 2 दियो, जिससे अगर कभी सेकंड राउंड की भी गिनती हो तो उसमें भी हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। ये भी टेक्निकल बात है। वैसे भारत राष्ट्रपति के चुनाव में सेकंड राउंड की काउंटिंग नहीं होती है, सेकंड राउंड में मतदान नहीं किया जाता है। यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव करवाया जाता है। जो लोग इसके मतदाता तो चुनाव करते हैं और वह जानते हैं, तो ये भी बात है, एक प्रतिनिधि का मत मूल्य समान होता है। ऐसा नहीं कि बिहार का कोई एमएलए है उसके मत मूल्य अलग होंगे और यूपी का अलग हुआ, दिल्ली का अलग हुआ, सबका मत मूल्य सेम होगा। क्योंकि इसी में आर्टिकल 55(2) में एक बात बता दी गई है। क्या बताई गई है? ये कहा गया है कि अगर राज्यसभा सदस्य का मत मूल्य क्या होगा, लोकसभा सदस्य का मत मूल्य क्या होगा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा, उसका इसने एक फार्मूला प्रेजेंट कर दिया है। किसने? 55(2) में ए आएगा, एक बी होना चाहिए, सी, 3 सब क्लास बना के उसने स्पष्ट कर दिया। इस बात को आप देखिए, उसमें शायद नोट सुना दिया है क्या? नहीं दिया? नहीं दिया बेटा। हाँ फिलहाल ऐसा है, ऐसा है कि उस बात को बता रहे हैं। अब इसमें ओपन करो लक्ष्मीकांत, ये देखिए। हाँ देखो तो दिया क्या? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने प्राप्त होगी। यानी यह फार्मूला बताया है। देखिए यहाँ लिखा भी है, देखिए इसी को आप देखेंगे, ये इसका फार्मूला निकालने का। जैसे लिखा कि एक विधायक का मत मूल्य अगर आपको जानना है तो क्या करोगे? राज्य की कुल जनसंख्या और कुल सदस्य। जैसे कह रहा कि मतलब एक विधानसभा के मेंबर यानी एक एमएलए का राष्ट्रपति चुनाव में कितना मूल्य है, बराबर क्या कह रहा कि राज्य की कुल जनसंख्या। मान लो यूपी जनसंख्या कितना है? 21 करोड़, ठीक है। और अपान कितना? यूपी में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। फिर और क्या मल्टीप्लाई किया? 1/1000। ये आप मतमूल निकाल लें, ये इसका तरीका है। वो ऐसे देखिए, सांसद का निकालना हो तो एक सांसद का क्या करेंगे, यानी सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य होना चाहिए। जितने राज्य इसमें शामिल, कितने? 28 × 30, यानी कि 30 राज्यों। अगर आप एक एमपी का निकालना चाह रहे हो तो क्या करना होगा? इस देश में कितने राज्य के ये मतलब विधानसभा के लोग शामिल होते हैं? कितने? 28 × 30 विधानसभा। यानी आपको 30 विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य, यानी आप इसी फार्मूले निकाल लीजिएगा।
एक एमएलए जब आ जाएगा तो सबका जोड़ लीजिएगा, और सबका जोड़ने के बाद तो क्या करना है, यहाँ देखो नीचे लिखा है संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी 543 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, फिर मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना है, इसमें अपने आप निकल आएगा एक एमपी का। फिर देखो यहाँ लिखा है, ये देखो निर्वाचित मतों का भाग। एक बात हमेशा जानिएगा, अगर आप इस क्रम में जब आप क्रमवार मतदान होता है आपका, तो इसमें अगर आप राष्ट्रपति वही चुनाव जीत सकता, वही जीतेगा इन चारों में जो 50% मत से एक वोट अधिक पा जाए। यानी मान लीजिए कि टोटल 2500 वोट पड़े हैं कहाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसमें होगा क्या, कितना चाहिए आपको, 2500 है 12.5, यानी कि 1250 प्लस 1, यानी 1251 जो पाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। 50% से अधिक एक वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए, किसका, राष्ट्रपति का। तो ये तरीका है इसका निकालने का। ये बात कभी भी सवाल बन जाता प्री में कि एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालोगे, तो आप बताओगे क्या, एक एमएलए का मत मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, उस राज्य की जनसंख्या और उस राज्य में जितनी सीटें हों उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1/1000 कर दीजिए। अगर आप एक एमपी के निकालना चाहते हो तो सभी राज्य की विधानसभाओं के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य जोड़ लीजिए, और उसके बाद जो निर्वाचित लोकसभा के मेंबरान हैं उनको क्या करिए, संसद कहिए, 543 और 245 248 जोड़ो पड़ी, 8 3 11 4 4 8 9 5 2 7 791। क्यों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहाँ है ना, दोनों का एक साथ निकालेंगे आप, ये समझिए। जब यह सांसद लिखा जाएगा तो यानी एमपी की बात करता है। अब ये तरीका है, आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपसे मिस ना होने पाए। अब उठा सवाल क्या कि अगर हम एक एमपी का मत मूल्य निकालना चाहते हैं तो हमें किन राज्यों के मत मूल्य जोड़ना पड़ेगा, तो आप बताएं कि वो राज्य जोड़ना पड़ेगा जो राज्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो शामिल कितने होते हैं, 28 सामान्य और 2 यूटीज, बस उनकी विधानसभा को आप जानना पड़ेगा, उनकी सीटों को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये है, एक टफ है, आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा जानना चाहते। संविधान सभा ने ऐसी व्यवस्था कर दिया, अभी बहुत बारीक चीजें थी, ठीक, कोई दिक्कत, बात समझ में, लिख लो मत करें समझने के लिए अपने पदावधि का मतलब ये है कि अपने पद पर कब तक रहेगा। तो कहा जाता है कि पद ग्रहण करने से 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा।